हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके चलिए, क्या चल रहा था हम लोग? गुड इवनिंग। क्या चल रहा था? मनी एंड क्रेडिट पे बात कर रहे थे हम लोग। चैप्टर हम लोग ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था, तो चैप्टर से रिलेटेड तो कोई डाउट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी अभी हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं उस चैप्टर। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो जो भी डाउट्स होंगे आपके यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, एक एक करके क्वेश्चन ऑप्शन देखते चले जाएंगे। सरेंडर ऑफ नोट्स टू द बैंक बाय द गवर्नमेंट बाय ए स्पेसिफिक पीरियड एंड रिसीव न्यू करेंसी नोट्स इज कॉल्ड। पता है आप लोग को बहुत अच्छे से, क्या होता है ये? डीमोनेटाइजेशन। सरेंडर ऑफ नोट्स टू द बैंक बाय द गवर्नमेंट बाय ए स्पेसिफिक पीरियड एंड रिसीव न्यू करेंसी नोट्स इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। कितनी बार हुआ इंडिया में डीमोनेटाइजेशन, किसी को पता है कुछ? एक ही बार हुआ है सर, मेरी जानकारी में तो एक बार हुआ है। अच्छा, आपकी जानकारी में एक बार हुआ है डीमोनेटाइजेशन। इससे पहले 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग के यहाँ तीसरी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो भी करंट हम लोग ने देखा। इससे पहले आपका डीमोनेटाइजेशन 1966 और 1991 के अंदर हो चुका है। ठीक है, जब हम लोग ने रिफॉर्म्स अपनाए थे उस समय में भी हुआ था, 1966 में भी हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इससे पहले 2 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका, ये थर्ड डीमोनेटाइजेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल बैंकिंग। बताइए इसमें से डिजिटल बैंकिंग क्या है? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड। अच्छा, एटीएम कार्ड, वेरी गुड आंसर। क्यों बोला एटीएम कार्ड, क्यों बोला डिजिटल बैंकिंग क्यों है एटीएम कार्ड? क्या मतलब है डिजिटल बैंकिंग का? ले जाइए और वहाँ पे बैंक धड़ाधड़ पैसा निकला है। अच्छा, ऐसा होता है। एट हम पूछ रहे हैं डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, धड़ाधड़ पैसा निकालना नहीं पूछ रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का मतलब होता है, हाँ, डिजिटल बैंकिंग का मतलब एक तरीके से होता है, आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करो जो ट्रांजैक्शन आपके इजी बना दे, एक्सेस इजी बना दे आपकी मनी को लेके। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे जब भी बैंकिंग की जाती है तो वो बैंकिंग क्या कहलाती है? डिजिटल बैंकिंग कहलाती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने किसी भी कह सकते हैं पेपर के फॉर्म में नहीं होगी डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो पेपर के फॉर्म के तीनों एग्जाम्पल हैं, ये एटीएम कार्ड है, पेपर फॉर्म नहीं है जो, तो इसे क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन जल्दी से। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं एक दूसरे की कमोडिटीज को खरीदने और बेचने के लिए। दूसरा, एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज करना। हाँ सर, कमोडिटी मतलब क्या है? कमोडिटी मतलब बेटा कोई भी गुड, कोई भी वस्तु, उसको कमोडिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कमोडिटी का मतलब वीट है आपके पास में, एग्जाम्पल ले लो, वीट कमोडिटी है आपकी, वो कमोडिटी, उसको कमोडिटी बोलते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट ऑन कमोडिटी। क्या कमोडिटी पे क्रेडिट दिया जाता है, वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। या लोन ऑन कमोडिटी टिल सोल्ड फर्दर, जब तक वो कमोडिटी या गुड बिक ना जाए तब तक उसके ऊपर लोन मिल जाए, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। याद है ना, मनी एंड क्रेडिट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो बार्टर सिस्टम की बात की थी। बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम ही तो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसकी वजह से बार्टर सिस्टम खत्म हुआ था। हाँ, तो क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका? देखो क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम जो आई थी हमारे सामने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, ये आई थी कि अगर हमारे सामने हमारे पास में वीट है और हमको बदले में राइस चाहिए, लेकिन सामने वाला भी बंदा हमको वीट ही प्रोवाइड करे दे रहा है, हमको राइस नहीं मिल पा रहा उसके बदले में, तो उसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। एक्सचेंज तो हो रहा है कमोडिटी का, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सेम कमोडिटी एक्सचेंज नहीं हो रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ जा रही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में। इसलिए जब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर आएगा कि दोनों पार्टी एग्री तो है सेल एंड बाई करने के लिए, दोनों की कमोडिटीज़ आपस में एक दूसरे की चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए जब तैयार हो जाए, उसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। व्हाट एलिमिनेट्स, यस सर अगर बार्टर सिस्टम को कोविड के टाइम पे थे सर, तो हम लोग को दिक्कत होती ज़्यादा अगर बार्टर सिस्टम अभी होता तो। बार्टर सिस्टम कोविड के समय में होता तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती। नॉर्मल समय में जब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी तो कोविड के समय तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और ज़्यादा दिक्कत क्यों हो जाती? क्योंकि लोगों के पास में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, और इसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने पर बार्टर सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, इसलिए इस समय में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स प्रॉब्लम आई तो किसने ये प्रॉब्लम को दूर किया? मनी ने, करेंसी जो थी, करेंसी ने आके क्या करा, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी, आपने एक पेपर की फॉर्म में पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया और वो उसने हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मनी इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड, मनी जो है इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस के फॉर्म में करती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द करेक्ट आंसर। हाँ कर दिया, लॉक कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आपके आए हुए भी क्वेश्चन हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वो भी हैं जो आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से सब याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट है, व्हाट वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड एज मनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर ग्रेन्स एंड कैटल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होते थे, ग्रेन्स एंड कैटल्स को तो यूज़ करते थे हम लोग, इन्हीं को एक्सचेंज किया करते थे आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका आंसर लैंड का एक्सचेंज बेटा एक बहुत मेजर फॉर्म हो जाता है। लैंड का एक्सचेंज उस समय में हमको जब छोटी चीज़ की ज़रूरत है, हम छोटी चीज़ के बदले में छोटी चीज़ तो देंगे ना, तो लैंड के बदले में लैंड को एक्सचेंज उस समय में इतना नहीं दिया, ज़्यादा नहीं किया जाता था, 1-2% होता था। लेकिन आंसर हमारा जब 99% किसी चीज़ पे जाता तो हम उसको आंसर मानते, है ना। तो वो 1-2% का रेशियो उसमें था, इसलिए हमने लैंड को आंसर नहीं माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, व्हाट केम आफ्टर ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। अब बताओ, ग्रेन्स एंड कैटल के बाद ग्रेन्स ग्रेन्स एंड कैटल के बाद में मेटेलिक कॉइन्स आए होंगे। अच्छा, नहीं सर, बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम। ग्रेन्स एंड कैटल को जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका? बार्टर सिस्टम। तो वो तो ऑलरेडी बार्टर, वो तो बार्टर सिस्टम है ही ना। ये पूछ रहा है व्हाट केम आफ्टर ग्रेन्स एंड कैटल, आफ्टर लगा हुआ है, तो बार्टर सिस्टम तो हट गया अपने आप ही। ठीक है, बार्टर सिस्टम हट गया, करेंसी नोट्स आए नहीं, तो पहले के लिए आंसर है मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, ग्रेन्स एंड कैटल के बाद में आया मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। मैंने जब आपको पढ़ा रहा था मनी एंड क्रेडिट, तो बार्टर सिस्टम के बाद मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। उस डायग्राम में कुछ कॉइन्स थे, ठीक है, किसी में होल था, किसी में कोई ऐसा प्लेन था, कोई ऐसा था आपका स्क्वायर शेप में था, तो ऐसे कॉइन्स थे। तो वो कॉइन्स का एक्सचेंज हुआ करता था, वो गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के हुआ करते थे। उसके बदले में कॉमोडिटीज़ या गुड्स वगैरह एक्सचेंज हुआ करती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया करते थे। नेक्स्ट है, द मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बोल रहा है एक कागज़ का टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। कागज़ का टुकड़ा ही तो है नोट जो है आपके सामने, तो वो कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन उसके बाद भी इसकी इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं अहमियत है। तो ये अहमियत हम लोग इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ क्यों करते हैं? क्या ऑप्शन दे रहा है? बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट, ईजी है, कन्वीनियंट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ डिजिटल एंड मैनुअल सिस्टम, डिजिटल और मैनुअल दोनों सिस्टम से होता है, इसलिए करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज,
क्या फॉरेन एक्सचेंज में यूज़ होता है या इट ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमको गारंटी देती है ये कागज़ का टुकड़ा इसकी वैल्यू 500 रुपये है, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 100 रुपये है। तो एक गारंटी जब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है हमको, तो वो कागज़ की अहमियत क्या होती है, एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी? बताएं, ज़्यादातर पैसा कहाँ रखते हैं लोग? बैंक डिपॉजिट्स। ओके, चलिए गुड। बैंक, हाँ गुड गुड गुड, बैंक डिपॉजिट्स इज़ द करेक्ट आंसर। बैंक डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा पैसा रखा जाता है आज के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स टू बी विड्रॉन, व्हाट आर दीज डिपॉजिट्स कॉल्ड? जब लोगों का मन करे वो पैसा निकाल सकते हैं बैंक से जब चाहे, ऐसे डिपॉजिट्स बैंक के क्या कहलाते हैं? फिक्स डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स क्यों नहीं होगा? सेविंग्स को नहीं निकाल सकते, सेविंग्स को नहीं निकाल सकते, सेविंग्स को तो निकाल सकते हैं बेटा, सेविंग्स ही तो हमारी होती है बैंक के अंदर। जब भी मन करे तो थोड़ी ना निकाल लेंगे सर, ये सेविंग कहाँ हो पाएगी? अच्छा देखो, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। आंसर तो आप बी होगा, आंसर सेविंग निकाल सकते हैं। नहीं, सेविंग निकाल सकते हैं। आंसर तो जो बताया आपने वो डिमांड डिपॉजिट ही है, एकदम है आंसर, डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन जो आपने बोला सेविंग्स जो है वो हम निकाल नहीं सकते। सेविंग्स हम निकाल सकते हैं। दो तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट, ठीक, और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट हम लोग के नॉर्मल होते हैं, आपके हैं, मेरे हैं, हम सबके, ये सब सेविंग अकाउंट होते हैं। सारे के सारे क्या है, ये सेविंग अकाउंट है। इससे हम जब विड्रॉ करना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, जब हम सबमिट करना चाहें सबमिट कर सकते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट कहलाते हैं। ये करंट अकाउंट होते हैं, ये ट्रेड या बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं, बिजनेस या ट्रेड के लिए होते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ये बस पैसा रखने की एक जगह है। अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखोगे पैसा अपना, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनता चला जाता है ना, बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है उसके बदले में। तो लेकिन करंट अकाउंट वाला ट्रेड पर्पस का होता है सिर्फ। इसके अंदर बंदा जब चाहे तब जमा करे, जब चाहे तब निकाल दे, लेकिन उसको किसी भी तरीके को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है करेंसी का वो बहुत हाई अमाउंट में कहीं ना कहीं होता है। इसलिए बिजनेस या ट्रेड पर्पसेस के लिए जब भी यूज़ होता है वो करंट अकाउंट होता है। और ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स के ही दोनों पार्ट कहलाते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स के टाइप्स ही हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स हो जाएगा, किसी भी तरीके के डिमांड डिपॉजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डैश इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन इशूड। ऐसी क्या चीज़ है? लॉक, डी ऑप्शन। चलिए लॉक कर दिया, चेक इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है ये, एक पेपर इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में पर्सन के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दो या उसको इशू कर दो कि वो इतना पैसा निकाल सके। तो ये चेक कहलाता है हमारा। चलिए द फेस्ट, यस सर जैसे कुछ लोग हैं सर, बहुत सारे लोग होते हैं सर, बड़ा अमाउंट रख देते हैं। हाँ। सर वो कुछ साल बाद निकालते हैं सर, हाँ। उसमें खूब ढेर सारा इंटरेस्ट भी उनको मिल जाता है। हाँ। तो सर ये जो इंटरेस्ट है सर, ये बैंक देता है, लेकिन सर इसका इंटरेस्ट लाता कहाँ से? मतलब अपनी जेब से पैसा देना होता होगा बैंक को, तो क्यों नहीं करता है? बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स करता है, बैंक लोन से कमाता है। हाँ, बैंक डिपॉजिट्स करता है और डिपॉजिट्स में से बैंक क्या करता है, लोन दे देता है लोगों को। उसके पास 100 रुपये आए, वो 85 रुपये क्या करेगा, लोन दे देगा, सीधा 85 रुपये का लोन दे देता है और उस 85 रुपये पे वो इंटरेस्ट कमाता है। अब वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कमा लेगा कि आपको इंटरेस्ट बहुत कम लगने लगेगा अपने सामने कि हमको तो कम इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बैंक वाले ज़्यादा कमा लेते हैं। तो वो लोन से कहीं ना कहीं इन सारे ट्रांजेक्शन से कमाते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए, The facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of, ठीक है, क्या बोल रहा है,
चेक की फैसिलिटी डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में डायरेक्टली पेमेंट को किसी एक के यूज़ के ना करने पे भी अलाउ करती है, तो ऐसा ऑप्शन क्या होगा? कैश होगा। ओके, चलिए कैश इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैश ही है एक जो आपका डायरेक्टली पेमेंट को सेटल कर सकता है कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये बोल रहा है बेटा कि द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, एक तरफ चेक है आपका, एक तरफ आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ, किसके यूज़ के बिना हम कर सकते हैं जो आपका चेक होता है। मान लिया आपने चेक से, ठीक है सर, ठीक सर, हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और बहुत आराम से लगा लेंगे, ठीक है। मोहम्मद सलीम है कोई, वांट्स टू विदड्रॉ ₹20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू प्रेम, आफ्टर प्रेम रिसीव्स द मनी ही डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट, व्हाट इज़ द रिजल्ट। बोला है मोहम्मद सलीम क्या है कि 20,000 रुपये अपने अकाउंट से निकालते हैं और अकाउंट से निकाल के प्रेम को पे कर देते हैं। प्रेम क्या करते हैं, वो 20,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है? ऑप्शन पहला है आपका सलीम्स बैलेंस इन हिज अकाउंट इंक्रीजेज एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेज, दोनों के अकाउंट में बैलेंस क्या इंक्रीज हो जाएगा? ओके, सलीम्स बैलेंस इन हिज अकाउंट डिक्रीजेज एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेज। सर लॉक ऑप्शन बी, आगे नहीं पढ़ना है। सलीम्स बैलेंस, हाँ, सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेज एंड प्रेम्स बैलेंस डिक्रीजेज। जहाँ भाई सलीम के बैंक बैलेंस, हाँ एकदम, जहाँ इंक्रीजेज आ रहा है उसको तो ऐसे ही काट दो, बिल्कुल काट दो। इंक्रीज तो हो गई ना, डिक्रीज हो रहा है पहली बात तो डिक्रीज वाला ऑप्शन सही होगा आपका। इसका डिक्रीज हो रहा है, 20,000 कम हो रहे हैं, इनके 20,000 ऐड हो रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। छोटा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था वो। ऐसा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है कि करेंसी जो है इधर से उधर एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या रिजल्ट रहेगा, इस टाइप से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है केस स्टडी के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश, दिस इज kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on a given day। ठीक है, तो कितना परसेंट बैंक अपने पास में डिपॉजिट के फॉर्म में रख लेते हैं? 15%। हाँ, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 85% क्या करते हैं वो लोग लोन के फॉर्म में दे देते हैं और 15% जो होता है उसको अपने पास सेविंग के फॉर्म में रख लेते हैं कि अगर अर्जेंटली या इमरजेंसी में कोई पर्सन उनके पास में आ गया जिसने अपना पैसा जमा किया था तो हम उस 15% में से उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके आरबीआई के पास जो डिपॉजिट होता है सर बैंक का, हाँ, वो कितने परसेंट होता है? आरबीआई अपने पास में 4% डिपॉजिट रखती है, टोटल 4% का डिपॉजिट, और ये कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। हाँ बेटा, CRR कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, और ये कहलाता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ये मेंटेन करके रखना पड़ता है 18 से 22%, ये हर साल चेंज होता रहता है। तो आरबीआई सजेस्ट कर दिया कि 18 से 22% का ये और 4% का ये। 4% तो इनको रिजर्व करना ही करना, बिल्कुल छू नहीं सकते एकदम, लेकिन जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, बैंक्रप्सी वगैरह आ जाती है, तो ये 18 से 22% में वो थोड़ा छू सकते हैं। इसलिए लगभग अगर टोटल मिला लो तो ये 22-24% टोटल मिला के ये आरबीआई इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाती है कि इतनी करेंसी आपको सिक्योर रखनी है अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है उसके लिए। ठीक है, अच्छा ये करेंसी क्यों सिक्योर कराते होंगे ये लोग? आरबीआई क्यों सिक्योर कराती है करेंसी? हो गया सर, किसी कस्टमर के पैसे ना जाए। हाँ, किसी कस्टमर के पैसे ना जाएं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप कोई कल बिज़नेस सेटअप करने चले जाओगे तो बिज़नेस सेटअप करने के बाद में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन कराते समय वो क्या करता है, एक डिपॉजिट आपसे सबमिट करा लेता है। ठीक है, एक आपसे डिपॉजिट सबमिट करा लेता है, कुछ आपसे सिक्योरिटी सबमिट करा लेता है। आप कहीं रेंट पर रूम भी ले लो, हॉल भी ले लो, कुछ भी ले लो, तब भी आपसे एक डिपॉजिट सबमिट कराया जाता है कि अगर इन केस आप पहले से कहीं भागे या कुछ हुआ तो इतनी सिक्योरिटी हमारे पास तो रहेगी, हम अपना लॉस फुलफिल कर लेंगे। इसलिए बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 15% ये लोग सिक्योर करके रखते हैं, बाकी 85% क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में बांट देते हैं। चलिए, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स? सरप्लस फंड उनके पास है जो डिपॉजिट कर रहे हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड,
वो बोरोवर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैंक का क्या रोल है, बैंक कैसे मीडिएट करता है, क्या करता है बैंक? म्यूचुअल फंड्स का काम करता है, शेयर डिवाइडेंड करता है, लोन्स देता है, डिपॉजिट्स करता है। क्वेश्चन समझे? सर ए क्यों सर? क्वेश्चन नहीं समझे? ये पूछ रहा है कि एक तरफ डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स मतलब जो पैसा जमा करने जा रहे हैं, किसी के पास 100 रुपये है, ठीक है। एक तरफ बोरोवर है जिसके पास में कुछ नहीं है, वो लोन लेने जा रहा है मार्केट के अंदर कि मेरे को बैंक से इतना लोन चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो बैंक है वो कैसे मीडिएट करता है, दोनों को बैलेंस कैसे करता है, यही तो बात चल रही है हम लोग की इतनी देर से। नहीं बेटा, लोन्स 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 लोन्स, यही तो बात चल रही है हम लोग की इतनी देर से। क्या बात चल रही है? एक बोरोवर है जिसको लोन चाहिए, उसको लोन किसके फॉर्म में देते हैं वो लोग? किसी का पैसा जमा होगा, उसी पैसे को तो उठा के उसको देंगे लोन, है ना। अपने पास से थोड़ी दे रहा है बैंक, किस अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। वो किसके फॉर्म में दे रहा है कि किसी ने उसके पास 100 रुपये जमा करा तो वो 85 रुपये लोन के फॉर्म में उसे बांटना है, तो वो लोन बांट देता है। तो बोरोवर को क्या देगा? वो लोन देगा ना। किससे लेके लोन दे रहा है? डिपॉजिटर से लेके लोन दे रहा है। डिपॉजिटर से लिया और बोरोवर को दे दिया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों का, कि कैसे मीडिएट करता है? वो लोन्स के फॉर्म में मीडिएट करता है। समझे? सर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। इनको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कहा जाता है। इसके अंदर जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने पे किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी गारंटी नहीं लेती है, कोई गारंटी नहीं लेती है कि अगर आपका पैसा डूब गया, आप वहाँ, जैसे कोटक महिंद्रा सुना होगा आपने, कोटक महिंद्रा सुनोगे, या सहारा वाला सुना था हमने, ऐसे कुछ बहुत सारे केसेस होते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि पैसा आपसे जमा कराते हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा करो आगे। जैसे हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, कुछ ऐसा कराते हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं वो लोग, और म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करा के बोलते हैं हम आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर। अगर बैंक आपको 3-4% इंटरेस्ट दे रहा है, हम आपको 7-8% या 10% तक का इंटरेस्ट देंगे जब हम आपका पैसा वापस करेंगे। मतलब अगर आप हमारे पास 100 रुपये जमा करोगे, बैंक आपको उसके बदले 103 रुपये देगा, लेकिन हम आपको 110 रुपये उसके बदले में देंगे। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, कोई एश्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड नहीं है। गवर्नमेंट इनकी गारंटी नहीं लेती है। आरबीआई के एक्ट के थ्रू इन लोग को वो पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा जमा करना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए लोग जो है ना ज़्यादा डिपेंडेंट किसके होते हैं? बैंक्स के ऊपर होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग इसमें से, कि उनको बहुत दिख रहा है कि 3 महीने का तो जमा करना है, और 3 महीने में हमको इंटरेस्ट अच्छा मिल जा रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिल जा रहा है, 3 महीने में थोड़ी कोई कंपनी भाग जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट भी करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है ना। तो दोनों तरीके से इसमें काम होता है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के लिए होता है, जिसपे इंटरेस्ट बहुत हैवी मिलते हैं, हाई मिलते हैं, ठीक है। और शेयर डिवाइडेंड आपका ये होता है कि अगर किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला, किसी कंपनी को खोला, तो उस कंपनी में काम करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। या तो आप पार्टनरशिप में खोलो, ठीक है, या क्या करो आप कि आप उसको वर्कर के फॉर्म में रख लो। जैसे 2 पर्सन ने मिलकर क्या करा, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी खोली। अब उस कंपनी को खोलने के बाद में एक पर्सन क्या हुआ, जैसे ग्रेविटी का आप एग्जांपल ले लो, 2 लोगों ने मिलकर ग्रेविटी खोली। अब उसमें एक हेड बन गया और एक ने बोला चलो मैं यहाँ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, तुम मेरी क्या करो, मंथली सैलरी बांध दो, मेरे को मंथली सैलरी पे करते रहना, मंथली सैलरी पे करते रहना, ठीक है। वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेंड, ठीक है, उसे प्रॉफिट डिवाइडेंड कहते हैं। शेयर डिवाइडेंड उसको कहते हैं कि 2 पार्टनर हैं, दोनों ने क्या करा, 50-50% पे शेयर लगा दिया कि ग्रेविटी चलो स्टार्ट किया, जो भी प्रॉफिट आएगा इसमें ग्रेविटी के अंदर, वो 50% तुम रख लेना, 50% हम रख लेंगे। इसको शेयर डिवाइडेंड कहते हैं। क्लियर है? और डिपॉजिट्स तो आपको पता ही है कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। और कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, ज़्यादातर डिसीजन सेविंग्स और डिपॉजिट्स के मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं SHG में? 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर्स होते हैं 15 to 20, और 15 to 20 मेंबर्स ही क्या करते हैं, आपका फाइनल ये डिसीज़न लेंगे कि लोन एक्टिविटीज़ या सेविंग्स जो भी हैं उनके बारे में क्या डिसीज़न लिया जाए। तो ये मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ना ही किसी बैंकिंग की अथॉरिटी है, ना ही किसी NGO की अथॉरिटी है, ना ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उस पर डिसीज़न लेने की। तो ये डिसीज़न मेंबर्स ही लेते हैं। चलिए, इंटरेस्ट रेट
collateral, documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called. ये सबको मिला दो तो ये क्या कहलाएगा? कोलेट्रल को इंटरेस्ट रेट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सबका मतलब पता है, सबका मतलब होता है, ऑप्शन बी। हाँ लॉक कर दिया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये सबका मतलब पता है ना, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ रीपेमेंट। यस सर, मालूम है। यस सर। हाँ चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मैंने अब जब आपको पढ़ा रहा था क्रेडिट तो मैंने पूछा था, बोला भी था आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी बनता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट चारों लिख देगा और पूछ लेगा ये सब क्या है, तो ये सब क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन? गरीब लोग बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाते हैं? कौन से ऐसे रीज़न है जो उनको रोकते हैं? पहला ऑप्शन है इलिटरेसी, दूसरा है लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ, एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। अच्छा ठीक है, और कोई ऑप्शन? सर बी वाला भी। बी हो सकता है, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लोन बैंक्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, सर ए होगा। इलिटरेसी, पुअर इलिटरेट होते हैं? सर सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हाँ फिर तो कितना ऐसे कैसे कंफर्म हो सकते हो कि इलिटरेसी की वजह से बैंक लोन्स नहीं ले सकते वो लोग, है ना? पुअर हैं रूरल एरिया के थोड़ी हैं। सर एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। सर जो गवर्नमेंट सर, सी जॉब होगा करते हैं सर। सर उनको मिल जाता है। तो सी। सी होगा, एकदम सी आंसर होगा, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल ही आंसर होगा। लोन लेने के लिए सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, तब तक आपको लोन नहीं मिलता है। कोलेट्रल मतलब एक सिक्योरिटी, उसी डॉक्यूमेंटेशन की या सिक्योरिटी दो, या आप किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर जब तक सिक्योरिटी नहीं दोगे तब तक आपको लोन नहीं मिलता है। और इनके पास में प्रॉब्लम यही होती है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है, इनके पास लैंड नहीं होगा या तो फिर कुछ ऐसा जो गिरवी रख सके बैंक के पास में, सोना वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें वो सब नहीं होती हैं, इसलिए एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ द मेजर रीज़न। ये सब तो बात के रीज़न है, थोड़ा बहुत इलिटरेसी भी होगा, शाय अप्रोच भी होगा कहीं ना कहीं, लैक ऑफ एबिलिटी इन बैंक रूरल एरियाज़, ये भी एक रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न ये पूछ रहा है मेजर रीज़न क्या है, ठीक है? तो जब मेजर रीज़न लगा हुआ तो सबसे प्रोमिनेंट रीज़न ढूंढो इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो मेजर रीज़न तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, सबसे पहली शर्ती लोन लेने की क्या है? कोलेट्रल ही है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीजेज द डेप्ट बर्डन। क्या है? हाई, लो, इक्वल या नन? हाई। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीजेज द डेप्ट बर्डन, ठीक है, एकदम सही है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज द डेब्ट बर्डन। हाई जब कॉस्ट होगी बोरोइंग की, जब आपको उधारी लेना ही महंगा पड़ रहा हो, लोन लेना ही आपके लिए महंगा पड़ रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? डेब्ट बर्डन, उधारी का आपके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट करता चला जाएगा। जैसे पहले अगर आप मान लो कि आप 2% पे लोन लेने चले गए, 2% पे लोन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बोरोइंग जैसी आपने करी, लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब वो 4% हो गया। तो जब 4% होगा तभी तो डेप्ट का बर्डन हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज द डेप्ट बर्डन, ठीक है? ये खास करके पुअर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, पुअर्स के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एम ऑफ द लोन सेंक्शन टू एसएचजी? जो लोन्स दिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या एम है उनका, टारगेट क्या होता है? टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, टू इस्टेब्लिश फिशरीज, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सी, लॉक ऑप्शन डी। ओके, टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना ही क्या होता है? ये टारगेट होता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या दिया जाता है? लोन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चंस जो थे आपके, इतने ही क्वेश्चन हैं लगभग अभी हमारे पास में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे वो क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं रिवाइज होते चलेंगे, ठीक? नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है?
मनी एंड क्रेडिट के बाद में जो नया चैप्टर है, जो आपका मॉड्यूल है नया, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में उसका भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, इसकी बात करनी है हमको इसके अंदर। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, किसी को कोई आइडिया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का? मैंने एक दिन बताया भी आप लोगों को, एक दिन क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इसकी, जब इकोनॉमी का पहला क्लास था तब इस पर बात भी हुई थी। कुछ मैंने हाँ, कुछ मैंने ऐसा लिखा था आपके सामने, वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश करना। अच्छा, भारत ने 1991 में क्या करा? एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। ठीक, ये बात तो पता है। एलपीजी रिफॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला एलपीजी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये कौन सा एलपीजी है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या है ये? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 में जब हम लोग क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो 1991 में हमने क्या करा? एलपीजी को अडॉप्ट किया। उन एलपीजी में से हम लोग क्या, हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने अगर कोई एक कंपनी खोली और खूब ढेर सारा लोन बैंक से ले लिया। हाँ ठीक है। और सर जो भी पेपर होते हैं, जितने पेपर होते हैं, हाँ, तो सर मैंने किसी एम्प्लॉयमेंट के नाम, जो एम्प्लॉय है, हाँ, सर उससे धोखे से ले लिए। हाँ, और सर वो बैंक को जाके सबमिट कर दिया है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद सर मैं भाग गया। हाँ, तो सर बैंक होगी सर, वो मेरी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने की कोशिश करेगी कि उस एम्प्लॉय की जब्त करेगी? ये पहले ये बताओ किसके साथ करके भागने वाले हो तुम? है ये ऐसा दिमाग में आइडिया तो तभी आता है इंसान के। पहली तो चीज, हाँ बहुत, इतना प्लानिंग के साथ में मैंने सुना नहीं कभी। इतना खतरनाक क्वेश्चन तभी पूछता है कोई जब जिसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती हैं। ठीक, पहली चीज़ तो ये है, इसका आंसर तुमको देना नहीं चाहिए पहली बात तो, वरना तुम यह करने की कोशिश भी करोगे। ठीक, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बस इतना बता दे रहा हूँ मैं कि अगर एक्शन होगा तो दोनों पार्टी के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप बचने की कोशिश करो, सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के लगा दो, कुछ भी लगा दो, धोखे से कर लो, कैसे भी कर लो, गवर्नमेंट वो सोर्स ढूंढ ही लेती है। हमारे यहाँ ना CBI नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, CID देखते हो? सोनी टीवी पे CID पता तो है? CID क्या होता है? देखते नहीं होगे तो पता तो होगा ही ना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है हमारे यहाँ। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या करेंगी? आपको ढूंढने की कोशिश करेंगी जब उसको पता लगेगा कोई फ्रॉड करके भाग आता, तो ऐसा ढूंढने की कोशिश भी करती हैं। ऐसा एक केस अभी बहुत पॉपुलर भी हुआ था, जो आप करने की बात कर रहे हो, ये केस बहुत पॉपुलर भी हुआ था। किसी थर्ड पार्टी ने सेकंड पार्टी के नाम पे ये सारा फ्रॉड करने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या हुआ, कुछ एक आध ऐसी गलती छोड़ गया जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया गया। तो जो होता है ना, गुनाहगार अपना कोई ना कोई एक सबूत छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है ना। अब आप विजय माल्या, नीरव मोदी या मैं, ये जो चौकसी वगैरह थे, इन सबसे ज़्यादा तो आप मल्टी टैलेंटेड या माइंड वाले तो हो गए नहीं जो इतना पैसा लेके ये लोग भाग गए। ये लोग भी ये काम कर सकते थे, नहीं कर पाए, पकड़े गए आज के टाइम में। ठीक, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे LPG रिफॉर्म्स की। ठीक, LPG रिफॉर्म्स के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन मेजर टॉपिक है जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने अपनी मार्केट को क्या करा है, दूसरी मार्केट्स के लिए एक तरीके से ओपन करा। पहली चीज़, हमने अपने मार्केट को क्या करा, जो और वर्ल्ड की मार्केट थी उनके साथ में अब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये पहली चीज़ थी इसके अंदर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि हमने ट्रेड का तो उनके साथ में कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, दूसरा हमने कल्चर को भी अपना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाएंगे, भारत के लोग अगर USA के अंदर जाएंगे तो अपना कल्चर लेके भी जाएंगे, तो वो कल्चरल वैल्यूज़ को भी कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। कल्चरल वैल्यूज़ के अलावा क्या हुआ, करेंसी सिस्टम को भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने की कोशिश की गई। अब करेंसीज क्या हुआ, डॉलर के जैसे आप देखते हो कि डॉलर भारत के अंदर क्या
क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है, या डॉलर करेंसी भारत के अंदर आ जाए तो वो डॉलर करेंसी को कन्वर्ट करके हम इंडियन रुपीज़ में चला लेते। तो ये सब चीज़ें पहले पॉसिबल कहीं ना कहीं नहीं हुआ करती थी। जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, लोगों के लिए इंटरकनेक्शन करा दिया। एक इंटरकनेक्शन, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बीच में जब इंटरकनेक्शन हुआ, एक दूसरे में एक्सचेंजेस स्टार्ट हो गए। 100 तरीके के एक्सचेंजेस हो सकते हैं, मनी का एक्सचेंज नहीं, ट्रेड का एक्सचेंज नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं, या आपकी किसी भी क्रेडिट वैल्यूज़ का एक्सचेंज नहीं, या कल्चर का एक्सचेंज नहीं। ऐसे 100 तरीके के एक्सचेंजेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर होना स्टार्ट हो जाए। उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के अलावा हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये चीज़ पता होना चाहिए जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हुए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसके अंदर आप देख भी सकते हो जिस तरीके से ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बोला कि अब यहाँ पे कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आइसोलेटेड रह जाए। आइसोलेटेड रह जाए मतलब भारत अब क्या है, दूसरी इकोनॉमी के साथ से या उनसे अलग नहीं रहेगा, उन्हीं के साथ में कहीं ना कहीं घुल मिल जाएगा। आइसोलेशन का मतलब ये हो गया कि हम अपनी इकोनॉमी देख लेंगे, हम अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलाएंगे, उसमें हमको किसी तरीके की कोई चेंज या किसी के सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से। लेकिन उसको कह दिया आइसोलेशन। अब आइसोलेशन से बाहर निकला भारत, जब दूसरी इकोनॉमीज़ को हमने अडॉप्ट करना शुरू किया, उसने हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कर दी कि अब हम आइसोलेशन में कहीं ना कहीं नहीं रहेंगे। ये ग्लोबलाइजेशन ने हमको दिया। ग्लोबलाइजेशन की मैंने, हाँ सर मिलेनियम क्या होता है? कहाँ ये मिलेनियम देख रहा हो? देखो बेटा, मिलेनियम का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये होती है कि जो मिलेनियम होता है, पहले मिलेनियर का मतलब होता है, पहले तो लखपति या करोड़पति को हम लोग बोलते हैं मिलेनियर। ठीक है, वो सुनिए ना मूवी स्लम डॉग मिलेनियर। ठीक है, तो उसका मतलब वो होता है, उसको हम लोग सुनते हैं। तो जितनी भी रिच चीज़ें होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, मिलेनियम लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिलेनियम को इस नाम से जानते हैं। और मिलेनियम का मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा समय किसी समय चीज़ में गुजार लिया जाए। दूसरा मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा समय किसी चीज़ में गुजार लिया जाए, उस समय पीरियड को भी हम लोग मिलेनियम में कह देते हैं, या करेंसी की वैल्यू पे कह लो या आप समय पीरियड के कह लो। जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उसी वैल्यू को हम लोग मिलेनियम कहते हैं, अगर मिलेनियम की बात करोगे आप। ठीक, जैसे 100 साल या 200 साल का टाइम पीरियड भी पूरा हो जाता है, काफ़ी समय गुजरे हुए हैं इसके अंदर, तो इसको भी मिलेनियम कह दिया जाता है। ठीक, वैल्यू जिस चीज़ की होती है उसको मिलेनियम कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हमने बात करी जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, यहाँ पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। अभी बात हम लोग ने ये की थी, ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन स्टेट, पार्टिकुलरली थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल, आइडियाज एंड पीपल, द ट्रांसफर ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल रेगुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लोगों के आइडियाज़ भी ट्रांसफ़र होंगे, लोगों की ट्रेड भी ट्रांसफ़र होगा, बाउंड्रीज़ या नेशन का स्टेट का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, लोगों के क्या होंगे, कल्चर भी एक्सचेंज होंगे, टेक्नोलॉजीज़ जो इधर से उधर आज के टाइम में एक्सचेंज होती चली जा रही हैं, वो टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से ही चेंज होती चली जा रही है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसके पीछे रीज़न क्या है, बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसके पीछे 4 जो हैं इंपॉर्टेंट कैपिटल फ्लोज है। ग्लोबलाइजेशन होने के पीछे 4 इंपॉर्टेंट कैपिटल फ्लोज हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ की हमको ज़रूरत है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ ह्यूमन कैपिटल। आपके पास में क्या है, ह्यूमन का होना ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन के रिसोर्सेज आपके पास में होना चाहिए, वो आपके पास में एक जनरेशन, वो क्या बोलते हैं एक तरीके से, ह्यूमन की आपके पास में एक लॉबी होनी चाहिए, लोग आपके पास में होने चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करें। मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे हों एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र करके वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सके। भारत में कुछ लोग क्या करते हैं, अपना वीज़ा पासपोर्ट बनवा के दूसरे नेशंस में चले जाते हैं और वहाँ जाके इंडिया के लोग काम करते हैं। कुछ दुबई चले गए, कोई USA चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, कनाडा चले गए, तो ऐसे लोग जाके, तो ये ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है हमको ग्लोबलाइजेशन को सराउंड कहीं ना कहीं रन कराने के लिए। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल, आपके पास में फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा।
ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी से लेना देना है। यहाँ पे आपके पास में वो मनी या पैसा भी होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आप ग्लोबलाइजेशन को करा सकें, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप रिसोर्सेज का, मनी का, ह्यूमन कैपिटल का, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कैसे करोगे, तो वो चीज़ होना ज़रूरी है। तीसरा क्या है, रिसोर्स कैपिटल। आपके पास में या तो रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, वो रिसोर्सेज आपके पास में अगर हैं कि मान लिया मेरे पास में कॉटन है, भारत के पास में कॉटन बहुत ज़्यादा है, अब कॉटन भारत के पास में, दूसरी कंट्रीज़ के पास में कॉटन कम है, तो जो कॉटन को कहीं ना कहीं लेने आएंगे, भारत की तरफ आएंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, भारत ही की तरफ तो आएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए एक शर्त ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्सेज का कैपिटल भी आपके पास में होना चाहिए। कैपिटल का मतलब यहाँ पे पूंजी से लेना देना है, ठीक है, वो पूंजी या कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। पावर कैपिटल, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, पावर कैपिटल। अब पावर कैपिटल भी आपके पास में होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। जब तक वो पावर नहीं होगी तब तक दूसरी कंट्रीज आपको क्या है, नज़रों में नहीं लेंगी, बात नहीं करेंगी आपसे, आपको इनवाइट नहीं करेंगी, आपको किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए या किसी भी तरीके के कल्चरल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इनवाइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आज के टाइम में भारत है, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जगह जगह दौरे पे जाते रहते हैं, लोग उनको इन्वाइट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन को और इन्हेंस कर रही हैं, ठीक है। वो पावर कैपिटल है, कहीं ना कहीं एक पावर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा इन डेप्थ हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैपिटल फ्लोज इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के 4 ये इंपॉर्टेंट फ्लोज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, रिसोर्स कैपिटल और पावर कैपिटल, ठीक है। चलिए डेफिनेशन, कुछ थिंकर्स हैं ऐसे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह दी है, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप लोग को ये देखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, ये डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। अब कुछ हिस्ट्री है, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ या ग्लोबलाइजेशन के पीछे की कहानी क्या है। वो हिस्ट्री ऐसी है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है। इन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन किसी भी तरीके का कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। क्या ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं था? पहले सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड किया करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सेंट्रल एशिया की सिविलाइजेशन थी और हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इंडिया के लोग थे। तो इन दोनों के बीच में भी तो आपस में ट्रेड होता था, तो ट्रेड के साथ में ऐसी सारी की सारी वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती होंगी, एक्सचेंज होती रहती होंगी। तो ऐसा कुछ नया नहीं था, पहले भी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन किसको जब एक मनी का फॉर्म दे दिया गया, एक बिजनेस का और एक प्रॉफिट का फॉर्म दे दिया गया, वो प्रॉफिट का फॉर्म कहाँ से आया, या लोगों की सारी जितनी मेजर इकोनॉमीज़ थी, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ थी, उन्होंने बोला डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर थोड़ा सा ऊपर लाना है, उनको थोड़ा सा बराबरी पे लेके आना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत और फ्री एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कई सारी कंट्रीज़ ने अपनी मार्केट को क्लोज करके रखा था। क्लोज मार्केट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरीके का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम किसी भी बंदे को अंदर अपने यहाँ अलाउ नहीं करेंगे कि वो भारत के अंदर आए और अपनी गुड्स या सर्विसेज को भारत के अंदर बेचे, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्लोज इकोनॉमी थी या मार्केट की इकोनॉमी को क्लोज करके रखा हुआ था। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को ओपन किया, इकोनॉमीज को ओपन करा, और ओपन इकोनॉमी के बाद में क्या हुआ, उसने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना शुरू कर दी, मदद करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी अपलिफ्ट हो गई, ठीक है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, भारत के अंदर क्या होता है, कुछ FDIs आती हैं, ठीक है। FDIs क्या होता है, किसी को पता है? FDIs को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन की करेंसी या फॉरेन के लोग आके अपनी करेंसी को डायरेक्टली भारत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आके, ठीक है। वो पैसे को भारत में इन्वेस्ट करते हैं आके, भारत उन पैसों का यूज़ करता है और उन पैसों से यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो ये FDIs पहले पॉसिबल नहीं होते क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं क्लोज इकोनॉमी करके रखी थी और फॉरेन से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कराना अलाउ नहीं किया था। ये अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन के बाद में ये सब चीज़ें क्या हुई, पॉसिबल हो गई। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इजीली होती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो आया हमारे सामने वो एक आपका जो है क्या है 19th सेंचुरी के टाइम पे आया था कहीं ना कहीं, और 20th सेंचुरी में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। कब? जब वॉर्स हो रहे थे हमारे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब चीज़ें आप लोग ने पढ़ी। तो सारी इकोनॉमीज़ ने एक दूसरी इकोनॉमी के साथ में क्या करा था, मर्जर करना शुरू कर दिया था। और जो मर्जर हो रहा था उसके अंदर आर्म्स वगैरह का क्या देखा था ना हम लोग ने, यूएसए आर्म्स वगैरह सप्लाई किया करता था फ्रांस वगैरह को, रशिया वगैरह को। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हुई, यहाँ पे वॉर्स के थ्रू भी स्टार्ट हुई। तो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होने के पीछे एक रीज़न कहीं ना कहीं वो वॉर्स भी थे या ऐसे कुछ और भी क्राइसिस थे। अब जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन आया, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन आने के पीछे जो रीज़न हुआ वो रीज़न था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे जिन्होंने एक सेटल्ड फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इंडस वैली या मेसोपोटामिया या वर्ल्ड वॉर इन सब की जब हम लोग बात करते हैं तो इस समय में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो दो कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड को आपस में इधर से उधर एक्सचेंज कराने में कोई गारंटी दे रहे हैं, या कुछ ऐसा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस गड़बड़ होने में कौन गारंटी लेता है उन दोनों के एक्सचेंजेस के बीच में, या उसको स्मूथली रन कैसे करा सकते हैं, वो स्मूथली रन कराने के पीछे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनना कब शुरू हो गए, वो हमारे सामने मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म लिया, ठीक है। और मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के लिए जो सबसे पहले बना ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको बोलते हैं GATT, गेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, GATT, ठीक। अब GATT को आज के टाइम में किसी और नाम से जाना जाता है, तो ये बताओ किस नाम से जाना जाता है, किसी को पता है कुछ? जो आपका GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको आज के टाइम में हम लोग WTO के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? WTO। और WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। ये नाम चेंज किया गया था 1994 में, इस नाम से इसको जाना जाने लगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, किसी को पता है? USA। इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा, और जनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये भी पूछ लेता है आपसे, पहुंच गया पहले तो मेरे को लगा कि USA में होगा। क्या जनेवा स्विट्जरलैंड में बेटा? नहीं, जेनेवा नहीं सर। हाँ, मेरे को लगा ये USA में ही होगा। नहीं इसका जेनेवा कैसे पहुंच गया? पहुंच थोड़ी गया, वहीं पे है, पहुंचा थोड़ी है, हेडक्वार्टर ही इसका वहाँ पे है, जब ये बना था तब से वहीं पे है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका जनेवा के अंदर ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आप लोग, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रो ग्लोबलाइजेशन हम लोग ने समझ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या वॉर्स की बात करी, जो भी हम लोग ने करी, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी के ऊपर, वो इम्पैक्ट एक बार यहाँ पे देख लेंगे हम जल्दी जल्दी से, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को जब ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंटर कराया तो उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड को देख ले। पहली चीज़ तो इनकम इक्वालिटी आई। इनकम इक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम इक्वालिटी का मतलब ये है कि कोई बंदा, अगर मान लिया हमने न्यूजीलैंड में रह रहा है, अब न्यूजीलैंड में वो रह के 1 लाख रुपए पर मंथ अपनी इनकम कमा रहा है, और वो इनकम पहले अगर वो भारत में वही काम करेगा तो वो भारत में काम करने के बदले में उसको क्या हुआ, 10,000 या 20,000 रुपये भी नहीं मिला करते थे, ठीक है। तब क्या हुआ, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया उसने बताया कि इस काम की वैल्यू इतनी है, 1 लाख रुपए, तो आप भी उसको 1 लाख रुपए प्रोवाइड करिए। तो इससे क्या हुआ, इनकम इक्वालिटी कहीं ना कहीं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में आना स्टार्ट हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी इनकम एकदम इक्वल है डेवलप्ड और डेवलपिंग से, ठीक है, लेकिन उससे आना स्टार्ट ज़रूर हुई, उसका एक कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से इनकम के बीच में इक्वालिटी आ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? जो हमारे एक्सपेक्टेड लाइफ जो हम जीते हैं, हमारी एज होती है, ये एक्सपेक्टेड लाइफ हमारी कहलाती है। अगर इंडिया की एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करें तो इंडिया की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है?
60 इतनी कम मत करो यार, अभी है 70 अभी 69 ईयर्स है हमारी, ठीक है। मतलब एक एवरेज हमारे यहाँ इंडिया 70 ईयर्स हो गया राउंड ऑफ करके। हाँ राउंड ऑफ करके, मतलब अपनी बात ठीक है, 70 हो गया, 69 लेकिन इसकी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। 69 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और 69 एवरेज माना जाता है कि इतनी एज तक पर्सन भारत के अंदर ज़िंदा रहता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लाइफ एक्सपेक्ट ये इंक्रीज़ हुई थी हमारी इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों हुई इंक्रीज़? क्योंकि अब हमको बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, बेटर मेडिकल इक्विपमेंट्स, बेटर मेडिकल सर्विसेज हमको मिलने लगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिली, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई, ठीक है। फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, 36 हाँ पहले बहुत कम थी बेटा, पहले बहुत कम थी। अगर हम लोग और चले जाएं पुराने टाइम में तो 36, 40, 45, 60, 70 ऐसे ऐड होती चली गई, ठीक है। और ये रिड्यूस भी होती चली जाएगी, ठीक। तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? फेमिनिज्म का मतलब क्या हो गया? फेमिनिज्म का मतलब ये हो गया, से रिलेटेड होगा कुछ किससे? सर फीमेल से कुछ रिलेटेड। हाँ फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है। पहले बोला गया कि भारत के अंदर वोटिंग राइट फीमेल्स को नहीं थे, वोटिंग राइट्स भारत के अंदर फीमेल्स को नहीं थे। लेकिन और जगह अगर हम देखें, यूएसए के अंदर चले जाएं या अगर हम लोग फ्रांस के अंदर चले आए, इन सबको धीरे धीरे क्या हुआ, वोटिंग राइट्स मिलने लगे थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया था। और ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारत में कैसे आया? जब भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू कर रही थी, तो उसने क्या करा, उस चीज़ को प्रमोट किया। फेमिनिज्म ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना शुरू हुआ, सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू हुई। आज के टाइम में महिलाएं बहुत ज़्यादा सर्विसेज, बिजनेस, ट्रेड, इन सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिखती हैं। तो वो सब किसका रीज़न, क्या रीज़न है उसके पीछे? फेमिनिज्म कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज हुई थी, ठीक है। डिक्रीज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स के अंदर बच्चों का काम करना भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ, ठीक है, इसका भी ये भी इम्पैक्ट पड़ा। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स, कार्स, रेडियोज एंड टेलीफोन्स पर कैपिटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टेक्नोलॉजी जो थी हमारे यहाँ इंप्रूव करना शुरू हुई थी, ठीक है। अब ये तो इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे के बाद में भी कुछ लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में थे, ग्लोबलाइजेशन को नहीं चाहते थे। तो वो ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसे ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन उनका मानना था कि क्या क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन उनके हिसाब से क्या करता है कि कंट्री को और पुअर बना देता है। क्या करता है? कंट्री को और पुअर बना देता है। उनका मतलब पुअर बनाने से ये था कि हमने अगर ग्लोबलाइजेशन कर लिया, कोई इकोनॉमी आएगी भारत के अंदर और अपने गुड्स और सर्विसेज को यहाँ बेचना शुरू कर देगी और उसकी वजह से हमको पैसा अपना देना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम तो उल्टा खर्च करे दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम उसी चीज़ को भारत के अंदर बनाएंगे, भारत ही के अंदर पूरी तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जैसे मेड इन इंडिया भारत ही के अंदर बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया के अंदर उसकी होती तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते समय ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती, कंट्रीज पुअर नहीं होती। ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि वो कंट्री को और पुअर बना देगी। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एक रीज़न बोला गया कि एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है इससे। बोले एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? बोले ब्रिटिशर्स आए थे भारत के अंदर, उन्होंने यही काम तो किया था। उन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर ट्रेड के नाम पे आए और ट्रेड के नाम पे आगे अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब इस्टेब्लिश करके या ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ से सारा का सारा ट्रेड करना शुरू कर दिया और इंडिया की जितनी भी रिसोर्सेज थी उन सबको क्या करते रहे, वो उठा के इंग्लैंड में भेजते चले गए। तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी किया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। बोले आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या है? बोले आउटसोर्सिंग क्या होगा? आउटसोर्सिंग भी इससे स्टार्ट हो जाएगी। आउटसोर्सिंग का मतलब ये हो गया कि अपनी रिसोर्सेज को उठा के आप क्या कर रहे हो, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हो। जो रिसोर्सेज आप ज़्यादा यूज़ अच्छे से कर सकते थे, आपके ज़्यादा काम की थी, आपने उसको उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से भारत में उस चीज़ की कमी हो गई। जैसे क्या हुआ, अभी कोविड-19 का कहीं ना कहीं वैक्सीन बनी और वैक्सीन को उठा के क्या करा गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया कि जितनी भी वैक्सीन बनी उन वैक्सीन का कुछ परसेंटेज उठा के एक्सपोर्ट कर दिया गया, दूसरी मार्केट को दे दिया गया। अब उसकी वजह से बोला गया कि भारत में ऐसा इशू उठे कि भारत में वो वैक्सीन कम पड़ जाएंगी। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को वैक्सीन देना शुरू कर दोगे, सेल करना शुरू कर दोगे, तो भारत में वैक्सीन कम पड़ जाएंगी। तो ये आउटसोर्सिंग का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कि कोई वैक्सीन कम पड़ी हो। आज के भी हमारे टाइम में देखा जाए तो हमारे पास में बहुत वैक्सीन है, ठीक। तो वीक लेबर यूनियंस,
लेबर यूनियन जो था थोड़ा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि और इंडस्ट्रीज़, दूसरी इंडस्ट्रीज़ आके जब भारत के अंदर काम करने लगेंगी तो लेबर का यूनियंस क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर फेवर में कुछ इधर फेवर में, तो ऐसे करके यूनियंस भी जो होंगे वीक पड़ जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद में हम ग्लोबलाइजेशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को मेज़र करने के पीछे हमारे कई सारे डायमेंशन हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन को मेज़र कर सकते हैं। उसमें कुछ डायमेंशन ऐसे हैं कि कुछ हमारा ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, कुछ सोशल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, कुछ पॉलिटिकल कहलाता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जैसे मैंने आपको ट्रेड बता दिया, ट्रेड या बिजनेस वगैरह जितने भी होते हैं वो सब आपका क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, सोशल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या बता दिया मैंने कि कल्चरल वैल्यूज़ को लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, वो आपका सोशल हो गया। ठीक है, तीसरा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मैंने क्या बताया कि हमने क्या करा, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा हमने वुमेन को दिया था। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करा था, वुमेन को दिया था। तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल क्या हुआ, पॉलिटिकल पावर की भी बात की थी अभी हम लोग ने कि पावर भी होगा, पावर रिसोर्स भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकली पावरफुल अगर कोई पर्सन है तो वो पावर रिसोर्सफुल भी होगा। तो ये कुछ रीज़न है, कहीं ना कहीं डायमेंशंस है जिससे हम लोग ग्लोबलाइजेशन को मेज़र कर सकते हैं। ऐसा डायमेंशन आपसे पूछ लेता है कि मेजरिंग ग्लोबलाइजेशन कौन कौन से डायमेंशंस आपके सामने हैं, तो ये डायमेंशन आपके सामने होंगे ग्लोबलाइजेशन को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को ऐसे मेज़र किया जाता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कल्चरल वगैरह जो मैंने आपको लिख के बता दी कहीं ना कहीं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का किस किस फील्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपके दिमाग में पॉसिबली चीज़ आ जाए वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, बहुत से रीज़न यहाँ सामने लिखे हुए हैं। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल पे पड़ता है, कल्चरल पे पड़ता है, इकोलॉजिकल पे पड़ता है, सोशल पे पड़ता है, नीचे दे दे ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर हमेशा लगा देना ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या पड़ता है, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। अब पॉवर्टी आप देख लो बेटा, फाइनेंशियल के अंदर आ जाएगी, कहीं ना कहीं उसी में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होंगे तो आप पॉवर्टी वाले रेशियो में नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियली वीक होंगे तब होंगे, तो उस हिसाब से आप इसमें जज कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के हमारे ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं इसके बाद में और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ग्लोबलाइजेशन की अब हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि टाइम इज़ ओवर। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, आपके क्वेश्चंस हों, जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम लोग अगले वाले क्लास में, अगले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।